Dear friends, welcome once again to our YouTube channel Civil with Anil. तो डियर फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो इसका हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। तो ये हमारा चैप्टर काफी लंबा है, तो इसलिए हमने कोशिश की है कि इस चैप्टर को हम 3 वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम पहला इसका जो पार्ट पढ़ेंगे, इसको हमने पार्ट 1 का नाम दिया है। तो इस चैप्टर के अंदर आप देख सकते हैं कि जो हमारी ये वीडियो रहेगी, इसके अंदर ये पार्ट हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, व्हाट इज अर्थक्वेक, व्हाट इज सिस्मियोलॉजी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेंगी, वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अर्थक्वेक इंजीनियरिंग की क्या जरूरत है, अर्थक्वेक्स के क्या क्या कारण हैं और इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं अर्थक्वेक के, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि जब कभी अर्थक्वेक आता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। पिछले पास्ट के अंदर भी बहुत सारे अर्थक्वेक्स आए। जैसे आपको पता होगा कि 26 जनवरी 2001 को अर्थक्वेक आया था भुज के अंदर, तो जिसके अंदर की बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो उसके अंदर से जो उसकी सबसे बड़ी वजह रही कि जो हमारी जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी, दे वर नॉट अर्थक्वेक रेसिस्टेंट। तो अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग का मतलब ये है कि इस तरह की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना जिसके अंदर की अगर कोई अर्थक्वेक आ जाए तो उससे उसके अंदर जो नुकसान है वो बहुत कम हो, या तो मिनिमम नुकसान हो, या उसके अंदर वो हमारी पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स ना हो। तो इस तरह के कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं अर्थक्वेक रेसिस्टेंट कंस्ट्रक्शन। तो डियर फ्रेंड्स, आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको हम बोलते हैं अर्थ प्रूफ, अर्थक्वेक प्रूफ जैसे हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थक्वेक प्रूफ। प्रूफ का मतलब यह है कि एक ऐसा कंस्ट्रक्शन जिसके अंदर की अगर किसी भी लेवल का अगर कोई अर्थक्वेक आ जाए तो उसके अंदर किसी तरह का कोई भी नुकसान न हो। लेकिन अगर हम उस तरह का अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम आज के दिन इस तरह का कंस्ट्रक्शन करते हैं जो कि अर्थक्वेक रेसिस्टेंट है। क्योंकि ये जो बिल्डिंग हम बनाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि भाई हमारी लाइफ के अंदर या उस बिल्डिंग की लाइफ के अंदर कोई अर्थक्वेक जरूर आए या फ्रीक्वेंटली आए। तो इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारी बिल्डिंग्स बने दे शुड बी अर्थक्वेक रेसिस्टेंट। हम जो ट्रेडिशनल बिल्डिंग बनाते हैं, जैसे हमारे इधर नॉर्थ इंडिया के अंदर हम ब्रिक्स से बिल्डिंग बनाते हैं। अगर हम हिली एरियाज में चले जाते हैं तो वहां पर हम स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। तो अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मतलब यह है कि ऐसी कंस्ट्रक्शन करना जिसके अंदर की अगर कोई अर्थक्वेक आ जाए तो उसके अंदर देयर शुड बी मिनिमम स्ट्रक्चरल डैमेज एज वेल एज ह्यूमन लाइफ। क्योंकि हमारा जो कंस्ट्रक्शन करने का सिर्फ और सिर्फ पर्पज ये है कि देयर शुड बी मिनिमम डैमेज टू द ह्यूमन। और अगर मान लीजिए स्ट्रक्चर अगर हमारा कोलैप्स भी हो जाए तो वो उसका कुछ पार्ट कोलैप्स हो जाए, पूरी की पूरी बिल्डिंग हमारी कोलैप्स ना हो। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई अर्थक्वेक क्या होता है। तो जैसे आपने इसको देसी भाषा में इसको कह सकते हैं कि भूकंप। तो भूकंप का मतलब है कि पृथ्वी का हिलना। जो हमारी पृथ्वी है, अर्थक्वेक इज डिफाइंड एज द शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस। जो हमारी पृथ्वी की जो सरफेस है उसके अंदर देयर इज सम शेकिंग, जो कि किसी भी वजह से हो सकती है। देयर आर सो मेनी रीजंस, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जो अर्थ की जो शेकिंग होती है या जो हिलना होता है उसको ही हम अर्थक्वेक बोलते हैं। द ग्राउंड वाइब्रेशंस बोथ फीबल एंड स्ट्रॉन्ग। जो ग्राउंड की जो वाइब्रेशंस हैं, जो ग्राउंड में जो वाइब्रेशन होता है वो हल्का हो या बहुत तेज हो, प्रोड्यूस ऑन द अर्थ सरफेस, जो अर्थ की सरफेस पे प्रोड्यूस होता है किसी भी कारण से, उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। तो भूकंप का मतलब यह है कि पृथ्वी की सरफेस का हिलना, शेकिंग होना उसका, उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कि देयर इज वन इंपॉर्टेंट टर्म जिसको हम बोलते हैं सिस्मियोलॉजी। तो सिस्मियोलॉजी का मतलब है कि जो सिस्मिक है इट इज ए ग्रीक वर्ड, तो उसी से ही
ग्रीक में सिस्मोलॉजी का मतलब होता है, सिस्मिक का मतलब होता है अर्थक्वेक, तो इसीलिए इसको हम अर्थक्वेक को सिस्मिक भी बोल देते हैं। तो जो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक दैट इज कॉल्ड सिस्मियोलॉजी। तो इस सिस्मियोलॉजी के अंदर इसको अर्थक्वेक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। तो इसके अंदर जो सिस्मियोलॉजी है हमारी इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि भाई जो अर्थक्वेक जो है उसका ओरिजिन कहां से हुआ, वो अर्थक्वेक कैसे आगे बढ़ा, उसको हमने कैसे रिकॉर्ड किया, और फिर जो उसकी जो रिकॉर्डिंग हुई उसको कैसे हमने एनालाइज किया। तो ये सारी की सारी जो स्टडी होती है, ये सब जो हमारी स्टडी है ये सिस्मियोलॉजी के अंडर आती है, या इसको हम अर्थक्वेक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। तो कई जगह पर हम इसको अर्थक्वेक इंजीनियरिंग बोलते हैं, कई जगह पर इसमें सिस्मियोलॉजी लिखा होता है। तो सिस्मियोलॉजी और अर्थक्वेक इंजीनियरिंग एक ही मतलब है दोनों का, क्योंकि सिस्मिक जो है इट इज ए ग्रीक वर्ड, तो उसके हिसाब से हमने इसको नाम दे दिया सिस्मियोलॉजी। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर कुछ पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसके अंदर की जो कि अर्थक्वेक से रिलेटेड है। तो इससे पहले आप एक इसके अंदर एक, जैसे आपने रेडियो पे भी न्यूज सुना होगा बहुत बार, तो उसको मैं आपको एक सुनवाने की कोशिश करता हूं। बात और इस वक्त की एक बड़ी खबर जापान से। भूकंप के जोर के झटकों से आज जापान दहल उठा। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.3 मापी गई। 7.3 की तीव्रता सामान्य से बहुत ज्यादा की कैटेगरी में आती है। टोक्यो से करीब 300 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। करीब 1 मिनट तक जापान हिलता रहा। इतनी तेज तीव्रता के भूकंप के बाद नॉर्थ ईस्ट में समुद्री तटों पर सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। करीब 20 लाख घरों में बिजली गुल हो गई है। भूकंप का केंद्र फुकुशिमा क्षेत्र के तट पर 60 किलोमीटर की गहराई में बताया जा रहा है। भूकंप से जानमाल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, आपने एक ये न्यूज सुनी होगी, तो आपने इस तरह से हम रेडियो पर न्यूज सुनते हैं तो हमें ये नहीं पता होता इसमें क्या चीज बताई गई है। तो सबसे पहले इसके अंदर एक टर्म आपने जैसे लिखा है कि इसके अंदर हाइपोसेंटर। व्हाट इज द हाइपोसेंटर? हाइपोसेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि पृथ्वी के अंदर होता है, जहां से हमारा अर्थक्वेक शुरू होता है। तो इस पॉइंट को हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, इसको फोकस भी बोल देते हैं, कई जगह पर फोकस लिखा होता है, या इसको हम सिस्मिक सेंटर बोलते हैं। द एग्जैक्ट पॉइंट और प्लेस इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ एट विच एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स। जहां से अर्थक्वेक शुरू होता है, इस पॉइंट को हम हाइपोसेंटर बोलते हैं। तो जो अर्थक्वेक जो ये हमारा हाइपोसेंटर होता है, ये अर्थ की सरफेस से जितना नजदीक होगा, इसका मतलब जितनी भी फोकल डेप्थ जैसे आपने इसमें दिखाई गई है, ये हमारी फोकल डेप्थ जितनी कम होती है उतना ही ज्यादा जो हमारा अर्थक्वेक होता है उससे नुकसान उतना ज्यादा होता है। तो इसको हम बोलते हैं फोकल डेप्थ। नेक्स्ट में हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हमारी दूसरी है डेफिनेशन, जिसको हम बोलते हैं एपीसेंटर। तो एपीसेंटर जैसे आपने देखा कि इसके अंदर लिखा है एपीसेंटर, तो ये हमारा एपीसेंटर, ये नीचे फोकस है। तो अगर इस फोकस को वर्टिकल अगर ऊपर अर्थ की सरफेस पे ले आए तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं एपीसेंटर। तो जैसे आपने इस न्यूज में भी सुना जिसके अंदर लिखा भी जो एपीसेंटर है उसका वो कहां पर है। तो कोई भी अर्थक्वेक आता है तो हमें ये पता बताया जाता है भाई इसका जो केंद्र था उसका एपीसेंटर वो कौन सा था। तो एपीसेंटर का मतलब ये है कि जो अर्थक्वेक का जो हमारा फोकस है उसको अगर एग्जैक्ट अगर ऊपर ले आए सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस पे, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं एपीसेंटर। इसी तरह से इसके अंदर एक टर्म है फोकल डेप्थ। तो फोकल डेप्थ का मतलब यह है कि जो फोकस और एपीसेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल डेप्थ। तो जितनी ज्यादा फोकल डेप्थ कम होगी उतना ही ज्यादा हमारा अर्थक्वेक डिवास्टेटिंग होगा, उतना ही ज्यादा अर्थक्वेक से नुकसान होगा। तो इसीलिए ये जो फोकल डेप्थ है ये जितनी ज्यादा होती है उससे उतना ही नुकसान कम होता है, क्योंकि उसका जो अर्थक्वेक जो है वो पृथ्वी के अंदर चला जाता है ज्यादा। उसके बाद हमारा जो फोर्थ डेफिनेशन है दैट इज एपीसेंटर डिस्टेंस। एपीसेंटर डिस्टेंस मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारा एपीसेंटर डिस्टेंस जैसे आपको दिखाया गया है, ये प्लेस ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये जो हमारा जो एपीसेंटर डिस्टेंस है वो जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा, इसका मतलब ये है कि इससे एपीसेंटर से हम दूर होते जा रहे हैं। तो जितना हमारा जो प्लेस ऑफ इंटरेस्ट जितना ज्यादा दूर होगा वहां पर उतना ही उस अर्थक्वेक से नुकसान कम होगा, और जितना हमारा प्लेस ऑफ इंटरेस्ट एपीसेंटर के नजदीक होगा, जितना ज्यादा हम इस एपीसेंटर के नजदीक होंगे वहां पर उस अर्थक्वेक का उस सरफेस पे नुकसान उतना ही ज्यादा होगा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि व्हाट इज द एपी सेंट्रल डिस्टेंस। इसके बाद हम पढ़ते हैं एंटी सेंटर। एंटी सेंटर का मतलब ये है कि जैसे ही हमारा पृथ्वी है, ये हमें पता है जो पृथ्वी है गोल है, तो अगर हम इसके अगर नजदीक की तरफ जाते हैं तो जो ये हमारा पॉइंट है इसको एपी सेंटर बोलते हैं। अगर इसी फोकस को अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं, पृथ्वी के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो जो डिस्टेंस होगा, जो मतलब जो पॉइंट बनेगा, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एंटी सेंटर। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ज्यादा इंटरेस्ट होता है वो एपी सेंटर में होता है, ना कि एंटी सेंटर में, क्योंकि एंटी सेंटर जो बहुत दूर हो जाएगा तो उसकी वजह से हमें हमारा इसके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। एंटी सेंटर में हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस जो इंटरेस्ट रहता है दैट इज इन एपी सेंटर। अब इसके बाद एक नई टर्म आएगी, इसको हम बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। तो सिस्मिक वेव्स का मतलब है कि जब भी कोई अर्थक्वेक आता है तो उस अर्थक्वेक की वजह से पूरी पृथ्वी के अंदर इस तरह से वेव्स बन जाती हैं। तो जो ये हमारे जैसे फोकस दिखाया गया है, तो इसके अंदर इस तरह से वेव्स बन जाती है चारों तरफ, पृथ्वी के जो ये एपिसेंटर के चारों तरफ। तो हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये एपिसेंटर कहलाता है, नीचे चले जाएंगे तो वो एंटी सेंटर बन जाएगा। लेकिन जो वेव्स जो है वो चारों तरफ ही चलती हैं, तो क्योंकि ये ज्यादा नजदीक होता है तो लिखा था वेव्स ट्रांसमिटेड इन ऑल द डायरेक्शंस ड्यू टू द लार्ज स्ट्रेन एनर्जी रिलीज फ्रॉम द फोकस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक आर नोन एज सिस्मिक वेव्स। तो उनको हम सिस्मिक वेव बोलते हैं। तो जो सिस्मिक वेव होती है हमारी दो तरह की होती हैं, इनको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, ये हमारा बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसके अंदर ये दो तरह की वेव जिसको हम बोलते हैं, बॉडी वेव्स बोलते हैं और एक सरफेस वेव्स बोलते हैं। तो बॉडी वेव्स का मतलब है कि जो पृथ्वी के अंदर की तरफ जो वेव्स चलती हैं उनको बॉडी वेव्स बोलते हैं, और उसकी वजह से जो सरफेस की अर्थ की जो क्रस्ट के ऊपर जो वेव्स चलती हैं उनको हम बोलते हैं सरफेस वेव्स। तो मतलब कहने का ये कि जब कोई अर्थक्वेक आता है उसकी वजह से जो वेव्स बनती हैं उन वेव्स को हम सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। तो जो ये अर्थक्वेक है इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। हमने बहुत पूरे इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे सेंटर्स बनाए हुए हैं जिस जहां पर कि हम कोई भी अर्थक्वेक आता है तो उसको रिकॉर्ड करते हैं। उससे हमें पता लगता है कि भाई जो अर्थक्वेक आया था वो उसकी कितनी उसका मैग्नीट्यूड था, उसका कितना इंटेंसिटी था। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से उसको हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं या उसको रिकॉर्ड करते हैं, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड सिस्मियोग्राफ। उसको सिस्मियोग्राफ बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट करने वाली बात ये है, इट इज कॉल्ड सिस्मियोग्राफ। तो ये अगर फीबल अगर मान लिया उसकी जो इंटेंसिटी अगर वीक है, जो सिस्मोग्राफ जो है उसको नोट करने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। और अगर उसकी जो इंटेंसिटी अगर ज्यादा होती है तो उसको स्ट्रॉन्ग मोशन को जो रिकॉर्ड करते हैं उसको हम एक्सेलियोग्राफ बोलते हैं। तो अगर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है अगर वो जो क्या नाम है, अगर उसकी जो इंटेंसिटी है अगर वो वीक होती है तो सिस्मोग्राफ से उसको नोट करते हैं, और अगर ज्यादा होती है तो उसको हम एक्सेलियोग्राफ बोलते हैं। जैसे आपको दिखाया गया है कि ये दिस इज एन एक्सेलियोग्राफ। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस को नोट करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाती है आइसोसीसिमल। आइसोसीसिमल के जैसे आपने पढ़ा होगा कंटूर लाइन जैसे हम पढ़ते हैं, तो कंटूर लाइंस का मतलब है कि एक ऐसी लाइन जो कि इक्वल एलिवेशंस को मिलाते हुए अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइन होती है तो उसको हम बोलते हैं कंटूर लाइन। तो इसी तरह से हमारी एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि सरफेस के चारों तरफ, जिसको कि हम सेम इंटेंसिटी का जो अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर अगर मिला के अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं आइसोसीसिमल। जैसे आपको दिखाया गया है कि लाइन दिखाई गई है, जैसे मैं पॉइंटर दिख रहा होगा आपको, जो कि डिफरेंट अलग अलग पॉइंट्स अलग अलग जगह पर है, लेकिन जब कोई अर्थक्वेक आया तो यहाँ पर उसकी जो इंटेंसिटी थी वो सेम थी। तो उसको मिलाते हुए अगर आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी तो दिस लाइन इज कॉल्ड आइसोसीसिमल लाइन। इस तरह से अगर आपने बहुत सारी लाइंस ड्रॉ की हुई हैं तो अगर उससे ग्राफ बन जाता है तो उस ग्राफ को हम बोलते हैं आइसोसीसिमल मैप। ए मैप शोइंग द डिफरेंट आइसोसीसिमल फॉर पर्टिकुलर अर्थक्वेक। एक अर्थक्वेक आया तो उस अर्थक्वेक के जैसे जैसे नजदीक जाते हैं, जो हमारा जो ये इसका एपिसेंटर है, तो इसके एपिसेंटर के नजदीक हमने ड्रॉ लाइन की तो मतलब यहाँ का जो मैग्नीट्यूड था ज्यादा था, यहाँ पर और दूर चले गए। कोई भी अर्थक्वेक होता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो एक होता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पर एक इंटेंसिटी, इसकी ज्यादा इंटेंसिटी, तो ये लाइन आगे ड्रॉ की, उसके बाद और इंटेंसिटी कम हो गई तो ये लाइन ड्रॉ की आपने, उसके और दूर चले गए तो और इंटेंसिटी कम हो गई तो ये लाइन आपने ड्रॉ की। तो जैसे यहाँ पर भी दिखाया गया है कि अलग अलग इंटेंसिटी है, जैसे 1 से 3 ये दिखाया, फिर 4, 5, 6, 7,
तो ये अलग अलग इंटेंसिटी की लाइंस आपने ड्रॉ की है, तो इसको बोलते हैं आइसोसिसिमल, और उसको जिस मैप पे ड्रॉ करते हैं दैट मैप इज कॉल्ड आइसोसिसिमल मैप। तो इसी तरीके से अब हमारे नेक्स्ट टर्म आती है सिस्मिक जोन। तो सिस्मिक जोन का मतलब ये है कि द रीजन ऑफ अर्थ क्रस्ट वेयर अर्थक्वेक अकर फ्रीक्वेंटली एंड रिपीटेडली आर नोन एज सिस्मिक जोन एंड सिस्मिक बेल्ट। तो जो हमारा जो पूरी की जो पृथ्वी है, इसको हमने डिफरेंट जो बनी हुई है, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टेक्टोनिक प्लेट्स। तो उन टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर जो मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट की वजह से ही अर्थक्वेक आते हैं। तो ये जो हमारा जैसे आपको जो दिखाया गया इंडिया का मैप दिखाया गया है, तो हमारे इस इंडिया के अंदर से भी बहुत सारी जो प्लेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनकी वजह से अर्थक्वेक इसके अंदर अलग अलग जोन, उसके हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया है। तो जैसे आपने देखा भी, जो ये आपको रेड लाइन दिखाई गई है जोन 5, तो जोन 5 का मतलब हाईएस्ट वेरी हाई रिस्क। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं, और इनकी जो लिखा है कि जो एरिया लाइबल टू शेकिंग इंटेंसिटी 9 एंड अबव। तो इसका मतलब जो इंटेंसिटी 9 से ज्यादा की जो इंटेंसिटी के जो अर्थक्वेक आते हैं, उसको हमने जोन 5 में डिवाइड किया है। जो ये जोन 5 जैसे आपको दिखाई, ये हमारा सारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, ये नेपाल का इलाका है, ये हमारा हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड इलाका है, ये जम्मू कश्मीर का है, और कुछ इलाका हमारा ये भुज का है, गुजरात का, जहां पर कि 2001 में अर्थक्वेक आया था। तो यहाँ पर मैक्सिमम अर्थक्वेक आता है, या जो मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आते हैं, तो उसको हमने जोन 5 किया है। जोन 5 में इसको हमने मतलब इसको रखा है। तो इसके बाद जोन 4 जहां पर और कम इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आती है, अर्थक्वेक इंटेंसिटी 8 हाई रिस्क जोन। फिर जोन 3 है मॉडरेट रिस्क जोन, जिसकी इंटेंसिटी 7 की रहती है, और जोन 2 इसके अंदर बहुत कम रिस्क है, लो रिस्क जोन, मतलब जिसकी की इंटेंसिटी 6 या 6 से कम होती है। तो इस तरीके से हमने पूरे इंडिया को कुछ जोन्स में डिवाइड किया है। तो जो इस जोन्स को डिवाइड करने का ये फायदा है कि उसके अंदर जिस एरिया में भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसका कंस्ट्रक्शन जो है वहां पर उस जोन के हिसाब से होता है, ताकि उसके अंदर अगर अर्थक्वेक आए तो उसके हिसाब से हमारी जो बिल्डिंग्स उसके हिसाब से रेसिस्टेंट हो। क्योंकि अगर मान लिया हमारे पास अगर एरिया, अगर हमारे पास जोन 2 है, अगर हम जोन 2 में रह रहे हैं, तो हमें यहाँ पर ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत कम है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें ज्यादा जो अर्थक्वेक के लिए, क्योंकि इंटेंसिटी कम है, यहाँ पर ज्यादा इंटेंसिटी के अर्थक्वेक नहीं आते हैं, तो इसलिए फिर हमें यहाँ पर ज्यादा अर्थक्वेक रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। तो जितना ज्यादा हमारा जो जोन, जितना ज्यादा रिस्क ज्यादा होता है, वहां पर उतना ही ज्यादा अर्थक्वेक रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर्स की हमें जरूरत पड़ती है। अब उसके बाद एक टर्म है हमारे पास फॉल्ट की। तो फॉल्ट का मतलब है, जैसे आपको दिखाया गया कि बहुत सारी प्लेट्स हैं, जो हमारी पृथ्वी है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू द वेरियस प्लेट्स। तो जो 7 प्लेट जो है हमारी मेन प्लेट है, उसके अलावा 20 जो छोटी छोटी प्लेट्स हैं। तो जो प्लेट जो है हमारी, ये आपस में मूव करती रहती हैं। तो जैसे आपको दिखाया गया, कई बार हमारी जो प्लेट है वो एक दूसरे से दूरी पे, एक दूसरे से अलग हो जाती है, डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट, या कहीं पर जो प्लेट जो है वो एक दूसरे से आपस में टकरा जाती है। तो जो टकराने वाली जो प्लेट्स है एक दूसरे के नजदीक आती हैं, तो उससे जो अर्थक्वेक आता है, उससे ज्यादा खतरनाक अर्थक्वेक आता है बनिस्बत की जो प्लेट जो है एक दूसरे से दूर चली जाए। तो ये फ्रैक्चर और ए क्रैक अलोंग विच द ब्लॉक्स ऑफ द अर्थ मास मूव्स रिलेटिवली ऑन आइदर साइड पैरेलल टू द फ्रैक्चर इज टर्म्ड एज फॉल्ट। तो इसको हम फॉल्ट बोलते हैं। जो ये हमारा जो फ्रैक्चर है, इस फ्रैक्चर को हम फॉल्ट बोलते हैं। दिस स्लाइडिंग ऑफ अर्थ मास टेक्स प्लेस इन ए पीसेस कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। तो सारी हमारी प्लेट्स हैं, 7 बड़ी प्लेट हैं और 20 छोटी छोटी प्लेट्स हैं, जिनके अंदर की आपस में मूवमेंट होती रहती है। तो इनकी जो प्लेट्स की जो अलोंग जो लाइन होती है, इस लाइन को हम बोलते हैं फॉल्ट। अब इसके बाद एक हमारी जो लास्ट टर्म है, दैट इज सुनामी। तो आपने सुना होगा सुनामी क्या चीज होती है। तो सुनामी का मतलब यह है कि जो हमारे समुद्र जो हैं, जो हमारे ओशियंस हैं, उसके अंदर भी क्योंकि अर्थक्वेक आता है, तो जो ओशियन भी वो पृथ्वी के ऊपर ही बने हुए हैं। तो जो ओशियन का मतलब ये है कि देयर इज ए डिप्रेशन, वहां पर एक डिप्रेशन है, बस उसके अंदर पानी इकट्ठा हुआ है, तो इसलिए उसको हमने ओशियन कह दिया। तो अर्थक्वेक तो वहां पर भी आते हैं, ओशियंस में भी। तो जो अर्थक्वेक जो ओशियंस में आते हैं, तो उसकी वजह से उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी वेव्स, सी वेव्स उत्पन्न हो जाती हैं। तो उन सी वेव्स को हम सुनामी बोलते हैं। तो सुनामी का मतलब यह है कि मैंने सुनामी इज ए सीरीज ऑफ लार्ज सी वेव्स कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक और सिस्मिक एक्टिविटी नियर द कोस्टल रीजन्स और एट द ओशियन फ्लोर। जो समुद्र का जो फ्लोर होता है, उसके ऊपर जो एक्टिविटीज होती हैं ड्यू टू द अर्थक्वेक, दैट इज कॉल्ड सुनामी।
तो ये हमारी कुछ टर्म्स थी, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है और इसका हमें रूटीन में पता भी होना चाहिए। तो अब हम पढ़ते हैं कि जो अर्थक्वेक, जो इंजीनियरिंग है उसको पढ़ने का हमें क्या फायदा है। तो उसका फायदा ये है कि इसकी नेसेसिटी है कि जो अगर हमें अर्थक्वेक के बारे में पता हो तो हम उसको इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। जो अर्थक्वेक आता है कभी भी, तो उसकी वजह से एकदम से अफरा तफरी ना फैले। अगर हमने उसको डिटेल में स्टडी की है पुराने अर्थक्वेक, तो उसकी वजह से उसको हम इजीली बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और उसके अलावा हम उसकी अपनी आगे तैयारी कर सकते हैं कि ताकि कोई अगर अर्थक्वेक आए तो हमारी उसके हिसाब से पूरी तैयारी हो, ताकि जिससे कि जो जान माल का नुकसान है वो बहुत कम हो। और फिर सिस्मिक एवेल्युएशन एंड रेट्रोफिटिंग, मतलब जो स्ट्रक्चर जो हमारे कोलैप्स हो गए हैं उसको फिर दोबारा से तैयार करना, या हमारे जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर कुछ इस तरह से चेंज करें ताकि वो हमारे स्ट्रक्चर्स अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बन जाएं। तो ये अर्थक्वेक इंजीनियरिंग की ये हमें नेसेसिटी है, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि भाई जो अर्थक्वेक्स आते हैं उसके क्या क्या कारण हैं। तो कुछ हमारे जो कारण हैं जैसे नेचुरल रीजंस तो हैं जो कुदरत की वजह से आते हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि भाई जो अर्थक्वेक जो होते हैं इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब अर्थक्वेक आएगा। तो इसीलिए कुछ नेचुरल रीजंस हैं, कुदरती कारण हैं जो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से हैं, या मतलब कोई जैसे वोल्केनो इरप्शंस हैं, मतलब जो लावा जहां से निकलता है तो उसकी वजह से आते हैं। कुछ आर्टिफिशियल रीजंस होते हैं, कुछ मैन मेड रीजंस होते हैं, कुछ सुपरफिशियल रीजन होते हैं जिसकी वजह से कि अर्थक्वेक आते हैं। तो जो नेचुरल रीजन है उसकी जो मेन वजह है वो टेक्टोनिक मूवमेंट है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं हमारी, वो उनके अंदर कंटिन्यूस मूवमेंट होती रहती है। तो जैसे कुछ जो हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के नजदीक आती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो अगर नजदीक आती है एक दूसरे के ऊपर अगर मान लिया, तो उसकी वजह से हमारी जो अर्थक्वेक आते हैं दे आर मोर डेंजरस एज कंपेयर टू द व्हेन दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो मैक्सिमम जितने भी वर्ल्ड के अंदर जितने अर्थक्वेक्स आते हैं उसके अंदर उसका जो मेन रीजन यही है कि टेक्टोनिक मूवमेंट। उसके बाद नंबर जो दूसरा आता है वोल्केनिक एक्टिविटी। तो वोल्केनिक एक्टिविटीज भी पृथ्वी के अंदर होती रहती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं व्हेन दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, तो उसके अंदर से जो पृथ्वी के अंदर से जो वोल्केनोज है वो वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है और उसकी वजह से भी देयर इज सम अर्थक्वेक, वहां पर जो अर्थक्वेक आ जाता है। तो वो दैट इज ऑल्सो द सेकेंड रीजन वोल्केनिक एक्टिविटी। थर्ड रीजन ये है कि डिसलोकेशन ऑफ द अर्थ कर, जो हमारा जो अर्थक्वेक जो हमारी जो पृथ्वी जो का जो सरफेस है उसके अंदर अर्थक्वेक में बी कोज्ड बाय द डिसलोकेशन ऑफ द क्रस्ट बेनेथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो उसकी वजह से भी देयर इज ए सम रीजन ऑफ द देयर आर सम अर्थक्वेक्स। एंड जब चौथा रीजन ये हमारा एडजस्टमेंट इन द इनर रॉक बेड्स। तो जो अर्थक्वेक जो हमारी अर्थक्वेक्स आर आल्सो कोज्ड वेयर इज एन एडजस्टमेंट बिटवीन द सीमा। तो उसकी द अर्थक्वेक में भी कोल्ड है प्लूटोनिक अर्थक्वेक। तो उसकी वजह से भी जो एडजस्टमेंट होती है उसके अंदर जो रॉक बेड्स होते हैं उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। या तो ये जो पांचवा रीजन है हमारा प्रेशर ऑफ गैसेज इन द इंटीरियर। जो पृथ्वी के अंदर कुछ गैसेज हैं उसकी वजह से भी उनके अंदर एक्सपेंशन का कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, तो उसकी वजह से भी देयर इज सम अर्थक्वेक। तो लेकिन जिसके अंदर जो नेचुरल कोजेज आपको बताए गए हैं इसके अंदर जो मेन कोजेज हमारा दैट इज ओनली ड्यू टू द टेक्टोनिक मूवमेंट्स। बाकी जो चार रीजन्स आपको बताए गए हैं उनका भी बहुत कम इफेक्ट रहता है, लेकिन कुछ अर्थक्वेक इनकी वजह से भी आ सकते हैं। आर्टिफिशियल रीजन वो मैन मेड है, जैसे मान लिया आपने द इंपाउंडिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर बिहाइंड द डैम्स। हमने कुछ बहुत डैम्स अर्थक्वेक के वो क्या नाम है बना दिए, उसके पीछे बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा कर दिया, तो उसकी वजह से भी कई बार एकदम से छोड़ना पड़ता है, तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आ सकते हैं। या कई बार हम एटम बॉम्ब्स का परीक्षण करते हैं या हाइड्रोजन बम का परीक्षण करते हैं, तो उसकी वजह से भी कुछ जहां पर वो बम गिरते हैं तो उसकी वजह से हिरोशिमा में बम गिराया गया, एटॉमिक बम गिरे, तो उसकी वजह से जो अर्थक्वेक आते हैं तो वो भी दीज आर ऑल मैन मेड। तो कुछ सुपरफिशियल कोजेज हैं जैसे कि लैंडस्लाइड हो जाता है कई बार,
एकदम से जो पहाड़ जो है हमारे एकदम से नीचे सरक जाते हैं, तो उसकी वजह से भी वहां पर हल्के फुल्के अर्थक्वेक आ सकते हैं। कुछ जैसे हम कई बार माइनिंग करते हैं, ब्लास्ट करते हैं पत्थर निकालने के लिए पहाड़ों के अंदर, तो उसकी वजह से भी वहां पर हल्के फुल्के अर्थक्वेक आ सकता है। तो उसकी वजह से भी हमारा अर्थक्वेक वहां पर उस एरिया में हल्का आता है। तो ये भी हमारे सुपरफिशियल कारण है जिसकी वजह से कि अर्थक्वेक आ सकते हैं। तो मेन रीजन वही है, टेक्टोनिक प्लेट्स का है। बाकी कुछ मैन मेड है, ये भी कुछ कारण हो सकते हैं जिससे कि कुछ हल्के फुल्के वहां पर हम अर्थक्वेक को फील कर सकते हैं। तो उसकी वजह से जो अर्थक्वेक आते हैं तो उसके कुछ इफेक्ट होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं, मतलब जो नुकसान करते हैं। तो जैसे आपको बताए गए 6 पॉइंट्स आपको दिखाए गए हैं कि जो अर्थक्वेक आता है उसकी वजह से हमारी बिल्डिंग डिसमेंटल हो जाती है, पुल टूट जाते हैं, जो एपिसेंटर के नजदीक होता है वहां पर ज्यादा नुकसान होता है, और जैसे जैसे एपिसेंटर से दूर जाते हैं नुकसान कम होता चला जाता है, नुकसान खत्म हो जाता है। मतलब हल्के फुल्के हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं लेकिन उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होता है। तो मैनी मैन एंड एनिमल्स आर किल्ड और बरीड अंडर द कोलैप्स हाउसेज। तो जो एपिसेंटर जो ज्यादा नजदीक होते हैं वहां पर जो बिल्डिंग्स हमारी अगर पूरी तरह से कोलैप्स हो जाती है तो उससे जान माल का नुकसान होता है, हमारी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं, जानवर आदमियों की उसके अंदर डेथ हो जाती है क्योंकि बरीड अंडर द कोलैप्स हाउसेज। उसके अलावा रेल्स आर फोल्डेड, अंडरग्राउंड वायर्स टोकन टूट जाती है, कई जगह आग लग जाती है, फायर ब्रेक्स आउट इनेविटेबली इन द लार्ज टाउन, बहुत बड़े बड़े टाउन होते हैं आग लग जाती है उसकी वजह से। तो अर्थक्वेक ओरिजिनेट सी वेव्स कॉल्ड सुनामीज, तो बहुत बड़ी बड़ी हाई उसके अंदर से वेव्स उठ जाती हैं जिसे पूरे शहर तबाह हो जाते हैं जो कि कोस्टल एरिया के नजदीक होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सुनामीज। तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अर्थक्वेक रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स, बहुत ज्यादा क्रैक आ जाते हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर, लैंडस्लाइड हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे ये जो है अर्थक्वेक के नुकसान है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है, दे आर ऑल डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स। इसी तरह कुछ कंस्ट्रक्टिव, मतलब कई बार जो अर्थक्वेक जो होता है उसका कई बार फायदा भी हो जाता है किसी अर्थक्वेक का। तो समटाइम जो है उसके अंदर की कोई झरना निकल आता है, हॉट स्प्रिंग पर बन जाता है कहीं पर अर्थक्वेक की वजह से। कई बार कोस्टल लैंड जो है हमारे, earthquake sometimes causes submergence in the coastal land and result in the formation of inlets, bays and gulfs which help in developing the fishing and shipping etc. तो जो कोस्टल एरिया जो है हमारे वहां पर की जो अर्थक्वेक की वजह से वो उसके अंदर कुछ अर्थक्वेक को सबमर्जेंस इन द कोस्टल लैंड, जो सबमर्ज हो जाते हैं जो कोस्टल एरिया हमारे। और कुछ समटाइम्स द अर्थक्वेक कॉजेस एमरजेंस ऑफ द कोस्ट and brings fertile shore out of the water to give the chance to develop the crop production. तो उसके अंदर जो हमारे जो कोस्टल एरिया होते हैं वहां पर कुछ इस तरह से कुछ फर्टाइल एरिया बन जाता है। तो कहने का मतलब है बाकी तो अर्थक्वेक की वजह से नुकसान ही होते हैं, कई बार इस तरीके से कुछ इस तरह की कंस्ट्रक्टिव चीजें भी हो जाती हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो आज का जो पहला टॉपिक था जो आपको बताया कि जो अर्थक्वेक है हमारा उसके क्या क्या रीजंस हैं, उसके अर्थक्वेक के जो आपको बताए गए हैं शुरू में ये सारे हमने आज पढ़े हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी बात, तो जिसमें हमने सारे आज ये पढ़े हैं कि मेरे असिस्टेंट ईआरबीसी क्या होता है, अर्थक्वेक क्या होता है, इंपोर्टेंट टर्म्स पढ़ी, नेसेसिटी ऑफ अर्थक्वेक क्यों पढ़ते हैं, क्या क्या कारण है और क्या क्या उसके इफेक्ट्स हैं। तो डियर फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बाद फिर इस टॉपिक को फिर इंट्रोडक्शन को हम आगे और पढ़ेंगे, इसके अंदर जो वेव्स क्या कौन कौन सी टाइप की होती है, फिर जो कैसे मेजर करते हैं, जोनिंग क्या होती है, सब हम आगे पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको बहुत ये समझ में आई होगी। तो आई होप इसको ज्यादा से ज्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो आपके फ्रेंड्स जो हैं वो कहीं पर पढ़ रहे हैं तो वो भी इसका फायदा उठा सके। थैंक यू।